हाय बच्चों, वेलकम टू अनदर वीडियो जिसमें हम कर रहे हैं आपके केमिस्ट्री के कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन और तैयारी। बहुत सारी ऑलरेडी चैप्टर्स हम कर चुके हैं। होप आप सभी लोगों ने देख लिया। काफ़ी टाइम बाद आज मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, बट द रीज़न वाज आई वाज नॉट वेल। लेकिन ऑलमोस्ट हम एंड पे हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ के, क्योंकि आज हमारा 9th चैप्टर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले सारे चैप्टर्स और कंप्लीट हो चुके हैं। एंड जो भी बच्चा नया है वो मेक श्योर करे वो सारे चैप्टर्स एक बार देख ले, क्योंकि अगर आप पूरे चैप्टर्स और पूरी सीरीज़ को फॉलो कर लेते हो तो आपका जो सिलेबस है वो काफ़ी हद तक प्रिपेयर हो जाता है, चाहे वो CUET का एग्जाम है, चाहे वो आपकी क्लास 12th का एग्जाम है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज अमाइंस। अमाइंस हालांकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेक्निकली लास्ट चैप्टर है, लेकिन इसकी जो वेटेज है ये बहुत ज़्यादा है। चैप्टर छोटा है लेकिन काम का बहुत है, तो आप इसको मिस करना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 नंबर का अभी तक देखा गया है, ये पेपर में आया है। इससे ज़्यादा का भी आ सकता है, 25 नंबर तक मैं मान सकती हूँ ये पेपर में आ सकता है, अगर एक केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आप लोग देख लेते हैं तो इट ऑलरेडी टेल्स यू कि आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, छोड़ नहीं सकते हो, और आपको इसे पूरी तरीके से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसको रिवाइज करना। सभी बच्चे यहाँ पे एक बार सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर देंगे, क्योंकि यही एक लौता काम है जो आप लोगों से मैं चाहती हूँ कि आप लोग करते रहें अपने एंड पे और पढ़ाई करते रहें, ठीक है। हाई वेटेज कंसेप्ट की बात करें तो इस चैप्टर से, वैसे ही चैप्टर बहुत छोटा है लेकिन स्टिल बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले ऑब्वियसली हमें इसकी प्रिपरेशन को याद रखना है, समझना है। 6 प्रिपरेशन है जिनमें से 2 नेम रिएक्शन है। उसके बाद बेसिक नेचर का क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आता है। उसके बाद सर्टेन टेस्ट हैं जो पेपर में अमाइंस के आते हैं। देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनालिन का, वो भी पेपर में आता है। डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शंस भी पेपर में आते हैं। और लास्टली एक एजोडाई टेस्ट है। तो इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा टेस्ट और बेसिक नेचर का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को हम लोग इस वीडियो में पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द प्रिपरेशंस। अमाइंस आप सभी लोगों को पता है। देखिए, आप लोग पढ़ते हैं दिस इज अमोनिया, NH3 इज अमोनिया। अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन को हटा के एक एल्काइल ग्रुप लगाते हो तो बनता है RNH2। सो दैट इज योर प्राइमरी अमाइन। अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 2 एल्काइल ग्रुप है तो ये है आपके पास R2NH। सो दिस इज अ सेकेंडरी अमाइन। और अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके 3 R ग्रुप्स लगे हुए हैं, सो इट्स अ टर्शरी अमाइन। तो अमाइन आपकी 3 टाइप की होंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। इट्स वेरी सिंपल। एक एल्काइल ग्रुप है तो प्राइमरी, 2 है तो सेकेंडरी, 3 है तो टर्शरी। अगर 4 लग जाएगा तो सॉल्ट बना देगा, और क्वाटर्नरी अमाइंस की भी फॉर्मेशन हो सकती है। तो अमाइंस किससे बनती है? अमोनिया से बनती है, ठीक है। ऑलराइट, सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रिपरेशन की, तो सबसे पहली प्रिपरेशन आप लोगों की आएगी फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी नाइट्रो कंपाउंड है, व्हाट इज नाइट्रो कंपाउंड अगर मैं बोलूं, अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे नाइट्रो कंपाउंड है और इसके ऊपर आपने डाल दिया SN प्लस HCl या Fe प्लस HCl या H2/PD, इनमें से कोई भी रिएजेंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं फॉर रिडक्शन। तो आपको NO2 रिड्यूस होकर क्या दे देता है बच्चों? NH2। इनमें से सबसे बेस्ट रिएजेंट जो पूछा जाता है वो होता है FeHCl इज द बेस्ट रिएजेंट, क्योंकि FeCl जब लेते हैं तो यहाँ से FeCl2 बनता है, और FeCl2 हाइड्रोलाइज होकर आपको HCl देता है। तो HCl आपका ऑटोमेटिकली बनता है। तो ये HCl आप लेस अमाउंट में ले सकते हैं। तो आप रिएक्टेंट का लेस अमाउंट होने के बावजूद इस रिएक्शन को आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए Fe प्लस HCl को प्रेफर किया जाता है एज अ रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड टू योर एनालिन, राइट। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं नाइट्राइल से, अगर मुझे नाइट्राइल से बनाना है तो अगेन मुझे नाइट्राइल से क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन करना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास कोई भी नाइट्राइल है, दैट इज RCN, आपको ये रिएजेंट्स बच्चों बस डायरेक्टली याद रखने हैं। तो नाइट्राइल से अगर आपको रिडक्शन करना है, आप निकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, H2 निकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप सोडियम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सोडियम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एथेनॉल। तो ये क्या बन जाएगा? RCH2NH2, ठीक है। क्या हुआ? हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ हो गया, हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ पे हो गया, तो 2 हाइड्रोजन दोनों पे आपके जुड़ गए, ठीक है। तो नाइट्राइल से बन सकता है। नेक्स्ट आएगा अमोनोलाइसिस। अगर आपके पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है और उसको आप डाल रहे हैं कोई भी अमाइन पे, सबसे पहले आप अमोनिया पे डाल दीजिए। सबसे पहले अगर आपने नॉर्मल अमोनिया पे डाला तो आपको यहाँ से मिलेगी प्राइमरी अमाइन RNH2। अगर, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लेते हैं, इसको एक्सेस में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, या फिर हम टेक्निकली इसको एक्सेस में ले लें,
अगर मैंने एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लिया तो बार बार ये आएगा रिएक्शन करने और आपको यहाँ से फिर मिलेगी सेकेंडरी अमाइन, ये फिर से आएगा और फिर आपको मिलेगी टर्शरी अमाइन, और ये फिर से अगर आ गया तो यहाँ से अगेन आपको क्या मिल जाएगी, क्वार्टरनरी अमाइन। तो अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो इस रिएक्शन को इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि इसमें आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी अमाइंस का मिक्सचर मिलता है। सो इस रिएक्शन में हमें क्या मिलती है, मिक्सचर ऑफ अमाइंस, इसीलिए इस प्रिपरेशन को प्रेफर नहीं किया जाता है टू प्रिपेयर योर अमाइंस, ठीक है, इसीलिए इसको प्रेफर नहीं किया जाता है, ठीक है। अगर आपको इस रिएक्शन को रोकना है तो आप क्या कर सकते हो, इसको अगर आपने एक्सेस में ले लिया और इसको आपने लिमिटेड अमाउंट में ले लिया, देन यू विल नॉट गेट अ मिक्सचर ऑफ अमाइंस, ठीक है। तो बाय चांस अगर पूछ ले कि अगर आपको मिक्सचर ऑफ अमाइंस नहीं चाहिए, एक ही प्रोडक्ट चाहिए, तो ऑप्शन क्या है, आप एल्काइल हैलाइड को एक्सेस अमाउंट में ना लेके लिमिटेड अमाउंट में ले, क्योंकि अगर आप इसको एक्सेस में ले रहे हो तो ये बार बार रिएक्शन में आएगा और बार बार ये आपको प्रोडक्ट्स बनाकर दे रहा होगा जिसमें आपको मिक्सचर ऑफ अमाइंस मिल रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं नाइट्राइल्स की बात करूं तो नाइट्राइल का हो गया, नाइट्राइल वाला हमारा हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अमाइड से, ठीक है, तो अगेन इसका सबका रिडक्शन हो रहा है। तो अगर मेरे पास अमाइड है और इसके ऊपर मैंने LiAlH4 डाला, तो LiAlH4 इज नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट, तो LiAlH4 डालेंगे पानी के प्रेजेंस में, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, RCH2NH, क्या मिल जाएगा, RCH2NH2, ठीक है। तो अमाइड से बन जाएगा। आइए अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आता है, दैट इज गेब्रियल थैलेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अगर मेरे पास बेटा यहाँ पे है थैलेमाइड, इसको बोलते हैं थैलेमाइड, और इसके ऊपर आपने डाला बेस, तो बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इसके ऊपर डाली एक प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, याद रखना प्राइमरी, तो यहां से क्या बनेगा, और फिर आपने इसका क्या कर दिया, रिडक्शन। अगर आपने इसका लास्टली क्या कर दिया, रिडक्शन, तो यहां से आपका ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा। अगर आपने इसके ऊपर NaOH डाला तो ये बॉन्ड आपका टूटेगा, ये बॉन्ड आपका टूटेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगेगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ONA, ठीक है। ONA पॉजिटिव, यहाँ मतलब ONA नेगेटिव आपका कार्बन के साथ जुड़ेगा, कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और क्या बन जाएगा, RNH2। यहाँ पे क्या जुड़ा, ONA, यहाँ पे क्या जुड़ा, ONA, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्योंकि नाइट्रोजन इज नेगेटिव तो उसके साथ पॉजिटिव कंपोनेंट जुड़ेगा, और कार्बन इज पॉजिटिव तो उसके साथ नेगेटिव कंपोनेंट जुड़ेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगी, याद रखना प्राइमरी अमाइन, ठीक है। बट ऑल्सो एक और बात याद रखना, ये अमाइन आपकी एलिफेटिक होगी, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी एलिफेटिक, ये आपकी एरोमेटिक अमाइन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि मैम एरोमेटिक अमाइन अगर आपने लिया तो यहाँ पे आपने क्या लिया होगा, हेलो एरीन, है ना। अगर आपने एरोमेटिक अमाइन लिया तो आपने यहाँ पे लिया होगा हेलो एरीन, और आपको मैंने बताया कि हेलो एरीन डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते, इसीलिए यहां पर जो आपने लिया वो हमेशा क्या होगा, एक हेलो एल्केन, क्योंकि ये क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा, यहाँ पे एक हेलो एल्केन ही आप लेंगे, ठीक है, और वो भी प्राइमरी लेंगे। तो यहाँ से आप प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन बना सकते हैं। क्या आप यहाँ से एनिलीन बना सकते हैं, आंसर होगा नो मैम, एनिलीन यहाँ से नहीं बन सकती है, ठीक है। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट सेट ऑफ रिएक्शन जिसको बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। उसके लिए आपके पास अगर अमाइड है, आपने ब्रोमीन डाला और आपने बेस डाला NaOH, ठीक है, क्या डाला आपने, बेस डाला, ठीक है। इसके 4 मोल्स लेते हैं, तो यहाँ से आपको देखो याद रखना, क्योंकि ये डिग्रेडेशन है तो यहाँ से ये C डबल बॉन्ड गायब होगा और आपको यहाँ से RNH2 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, RNH2 मिलेगा। ये निकल के आपको Na2CO3 बना लेगा, ये जो आपका निकला है यहाँ से CO, साथ में आपको मिल जाएगा NaBr, और लास्टली यू विल बी गेटिंग योर वाटर, ठीक है। तो एक बात जो आप लोग को याद रखनी है वो ये है कि यहां से यहां आपको अमाइन तो मिला, वो भी प्राइमरी ही मिला, लेकिन उसमें एक कार्बन हमेशा लेस होगा।
तो अगर आपने अमाइड के ऊपर LiAlH4 डाला तो सेम नंबर के कार्बन के साथ अमाइन बनेगा, लेकिन अगर आपने Br2NaOH डाला तो एक कार्बन कम के साथ जो है आपका अमाइन बन रहा होगा। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द 6 प्रिपरेशंस, ठीक है, ये आपको बार बार याद रखना है। सबसे पहले आप बना सकते हैं किसके साथ, नाइट्रो कंपाउंड के साथ। तो रिएजेंट याद रखना है मैम H2PD हो सकता है, ठीक है मैम, यहाँ से आपका Fe प्लस HCl हो सकता है या Sn प्लस HCl हो सकता है। अगर मैम नाइट्राइल से बनाना है तो नाइट्राइल से बनाने के लिए हम LiAlH4 प्लस H2O का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैम अमाइड से बनाना है तो दो तरीके हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो LiAlH4 और H2O कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे LiAlH4 के अलावा भी और चीज़ें हो सकती थी, जैसे हमने लिखा था सोडियम और इथेनॉल कर सकते थे, और आप H2 निकल का इस्तेमाल भी कर सकते थे, ठीक है। LiAlH4 H2O कर सकते हो, या फिर आप वही है Br2 और NaOH कर सकते हो। और इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अमाइड के साथ दो टाइप से आपके रिएक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अमोनोलाइसिस होगा, और अमोनोलाइसिस में हमने देखा मैम यहाँ पे हमें मिक्सचर मिलेगा, वी विल बी गेटिंग अ मिक्सचर, ठीक है। एंड लास्टली है गेब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, जिसमें हमें बेस, ठीक है, कोई भी बेस आप डाल सकते हैं KOH और कोई भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ठीक है, तो दैट इज RX, तो यहां से हमें मिलेगा प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, ठीक है। इनमें से कोई एक प्रिपरेशन आपके पेपर में डेफिनेटली आ रही होगी, ठीक है, डेफिनेटली आ रही होगी, ठीक है। चलिए आइए अगली बात करते हैं रिएक्शन में, और सबसे पहला रिएक्शन जो आपको याद रखना और समझना है वो है बेसिक नेचर का। सो एनीथिंग व्हाट इज अ बेस, बेस क्या है, बेस कोई भी चीज है जो H+ को डोनेट कर दे, नहीं डोनेट नहीं कर दे, एक्सेप्ट कर दे, ठीक है, और या फिर लोन पेयर को डोनेट कर ले, ठीक है। पहला कंसेप्ट है अरहेनियस का और लास्ट कंसेप्ट है ल्यूइस का, तो दोनों ही केस में वो एसिड है। अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो अगर अमोनिया H+ को एक्सेप्ट करेगी तो क्या बनेगी, NH4 पॉजिटिव, ठीक है। अभी पॉजिटिव चार्ज को हमेशा कौन स्टेबलाइज करेगा, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया भी है, आई होप आपने वो लेक्चर देखा है। पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, फॉर एग्जांपल +I या +M इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, ठीक है, आपको लिखवाया है। तो ये हो गया। लेकिन अगर मेरे पास एक अमाइन है दैट इज RNH2, और अगर इसने H+ को एक्सेप्ट करा तो ये बन जाएगा RNH3 पॉजिटिव। अभी ऊपर वाले के पास कोई ग्रुप नहीं था, बट इसके पास एक हाइड्रोकार्बन है, और आप सभी लोगों को पता है कि हाइड्रोकार्बन क्या शो करते हैं, +I इफेक्ट। तो अगर मैं बोलूँ कि मैम बेसिक नेचर ज्यादा किसका होगा, तो आई थिंक एवरीबडी कैन से कि मैम अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया। Why? Because it has a group that is giving +I effect and stabilizing the formed positive charge. जो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज कर रही है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके, ठीक है। तो ये केस हो गया कि आपको समझ में आ गया अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया, ठीक है। बट अमाइंस भी अब आपके पास देखो तीन टाइप की है, ठीक है। यू हैव अ प्राइमरी अमाइन RNH2, यू हैव अ सेकेंडरी अमाइन R2NH, यू हैव अ टर्शियरी अमाइन R3N, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल गैसियस फेस में ले रही हूँ, ठीक है, गैसियस फेस में जा रही हूँ, गैसियस फेस में बात कर रही हूँ, तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे मैम 1 +I इफेक्ट है, यहाँ पे मैम 2 +I इफेक्ट है, 2 R ग्रुप है, यहाँ पे 3 +I इफेक्ट है। एंड यू नो कि मैम एसिडिक बेसिक नेचर इंडक्टिव इफेक्ट से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सभी लोगों को समझ में आएगा कि अगर गैसियस फेस में हमें पूछा जाए बेसिसिटी का ऑर्डर, तो मैम क्या होगा, सबसे ज्यादा टर्शरी अमाइन का होगा, फिर सेकेंडरी अमाइन का होगा, और फिर प्राइमरी अमाइन का होगा, बिकॉज ऑफ +I इफेक्ट, ठीक है। ये पेपर में डेफिनेटली आता है बच्चों, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आपसे कोई पूछे कि एक्वस फेस में क्या होगा, ठीक है, तो एक्वस फेस में अगर आपने अपनी अमाइंस को डाल दिया, सबसे पहले तो अगर मैं बोलूँ एक्वस फेस में सॉल्युबल कौन होगा, ओनली लोअर अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। व्हाई? क्योंकि जैसे जैसे अमाइंस का मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, तो लोअर अमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। तो दैट इज योर मीथेनामाइन एंड इथेनामाइन, ठीक है, यही सॉल्युबल रहेंगी पानी के अंदर। ऑलराइट,
अच्छा, अभी अगर मैं एक्वस फेज में बात कर रही हूँ तो चलिए, अभी मेरे पास फॉर एग्जांपल RNH2 प्राइमरी अमाइन है, R2NH सेकेंडरी अमाइन है और R3NHN आपकी टर्शरी अमाइन है। तो एक्वस फेज में क्या होगी बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो ये 2 हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसके पास 1 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन से करेगा, और इसके पास 0 हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा किस में होगी? अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करूँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेसिक नेचर बढ़ेगा किसका? दैट इज प्राइमरी का, फिर सेकेंडरी का और फिर टर्शरी का। लेकिन अगर मैम मैं इंडक्टिव इफेक्ट से जाऊं, क्योंकि दोनों ही फैक्टर बेसिक नेचर को बढ़ा रहे हैं, तो आंसर होगा मैम टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो फिर दिक्कत आएगी कि मैम दोनों में से कौन से ऑर्डर को हम फाइनल बोले। एक्वस फेज में अगर बात आए तो याद रखना दोनों को कंबाइन करके आपका फाइनल बेसिसिटी का ऑर्डर बनता है। तो देयर आर 2 केसेस। पहला केस है मिथेनामाइन का और दूसरा केस है इथेनामाइन का। ठीक है, ये 1 कार्बन की होती है, ये 2 कार्बन की होती है। क्लियर है बात? चलिए, तो अगर मैम ऑर्डर लिखना है तो दोनों ही केस में आप एक समरी बोल सकते हो कि यार सेकेंडरी जो है वो बीच में है, तो सेकेंडरी दोनों में सबसे ज्यादा बेसिक होती है। ठीक है, फिर मिथेनामाइन 1 कार्बन का है तो याद रखेंगे फिर 1 होती है और फिर टर्शरी होती है, और सिमिलरली इथेनामाइन में उल्टा हो जाएगा, फिर टर्शरी होगा फिर प्राइमरी होगा। सो दिस इज द फाइनल ऑर्डर जो आप लोग को याद रखना है फॉर बेसिसिटी इन एक्वस फेज। पेपर में बहुत बार पूछा गया है। वाई इज द ऑर्डर चेंज? क्योंकि यहाँ पे 2 इफेक्ट्स लग रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंडक्टिव इफेक्ट। सो फाइनल ऑर्डर दोनों को कंबाइन करके निकाला जाता है। अगर कोई बोले मिथेनामाइन और इथेनामाइन में से ज्यादा बेसिक कौन है, तो ऑब्वियसली इथेनामाइन होगा, क्योंकि इसके पास दो कार्बन का प्लस एक इफेक्ट है, इसके पास 1 कार्बन का। तो अगर मैं ओवरऑल दोनों को जोड़ दूं तो पहले इसका 231 फिर इसका 213। तो आप सभी लोग को याद रखना है, पक्का पेपर में सवाल आएगा बेसिसिटी ऑफ अमाइंस को लेकर, चाहे वो अगर वो उसने कुछ मेंशन नहीं करा तो आप गैसियस फेज ही मान के चलोगे, लेकिन मिथेनामाइन और इथेनामाइन के लिए वो मेंशन करके देगा एक्वस फेज। तो आपको ये वाला ऑर्डर यूज करना है जो मैंने यहां पे लिखा है। जनरल केस में हमेशा ऊपर वाला ऑर्डर रहेगा, क्योंकि जब तक तुम पानी में नहीं डालोगे तब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे फंक्शन नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको अमाइंस भी क्लियर हो गई। आइए अब हम बात कर लेते हैं आपकी जो एरोमेटिक अमाइन होती है एनिलीन। देखिए, एनिलीन का केस ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ना यहाँ पे रिंग पे डोनेट कर देता है। ठीक है, तो अगर मैं अमोनिया की बात करूं, ठीक है, यहाँ पे NH2 होगा। अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो एक चीज याद रखना, ठीक है, एनिलीन के केस में एनिलीन इज अ वीक बेस, क्योंकि बेस वो है जो लोन पेयर को डोनेट करे, राइट। बट इसका लोन पेयर तो है ही नहीं ना, बिकॉज इट्स लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इन द रिंग। तो याद रखना एनिलीन्स हमेशा वीकेस्ट बेस पाए जाएंगे। ठीक है, अगर मैं एलिफेटिक और एरोमेटिक को कंपेयर करूं तो हमेशा एलिफेटिक आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक, बिकॉज एलिफेटिक पे रेजोनेंस नहीं लगेगा लेकिन एरोमेटिक पे रेजोनेंस लग जाएगा। तो अगर मेरे को बोलना है तो मैं बोलूंगी सबसे ज्यादा बेसिक आपके अमाइंस रहेंगे, फिर आपकी अमोनिया रहेगी और सबसे लीस्ट आपकी एनिलीन रहेगी। तो याद रखना जो ओवरऑल बेसिसिटी का ऑर्डर है वो ये ऑर्डर फॉलो करेगा। ठीक है, लेकिन मैम अगर एनिलीन में ही ऑर्डर पूछ ले, एनिलीन मतलब अगर मेरे को 3-4 एनिलीन्स के चीज़ें दी हुई हैं और उसमें पूछे कि ऑर्डर क्या होगा, तो याद रखना कि एनिलीन में ही अगर ऑर्डर पूछे तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ही बेसिक नेचर को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ अगर मेरे पास सब्सटीट्यूटेड एनिलीन्स है, ठीक है, सबसे पहले तो वो वीक ही है, लेकिन आपस में भी अगर इनको सब्सटीट्यूट कर दिया तो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन के केस में आपको याद रखना है हमेशा कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो होगा वो ऑब्वियसली +M होगा, फिर +I होगा, फिर नो इफेक्ट होगा, फिर -I होगा और फिर -M होगा। ये वाला इफेक्ट ऑर्थो पैरा पे लगता है, ये वाला इफेक्ट मेटा पे लगता है, ये वाला इफेक्ट मेटा पे लगता है और ये वाला इफेक्ट ऑर्थो पैरा पे लगता है। आई होप आपको ग्रुप्स याद हैं, क्योंकि ग्रुप्स मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में दे चुकी हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये है और यहाँ पे मैंने लगा दिया है OH, और मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये है और मैंने लगा दिया है NO2।
2। तो अगर मैं बोलूँ ज़्यादा बेसिक कौन है, तो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि मैम ये -m है और ये +m है, तो इस बेसिक नेचर ज़्यादा होगा इसका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने NH2 के साथ यहाँ पे Cl लगाया है और यहाँ पे मैंने NH2 के साथ Cl लगाया है, तो अगर मैं अभी पूछूं ज़्यादा बेसिक कौन होगा, तो यहाँ पे Cl प्लस m लगाएगा, क्योंकि Cl ऑर्थो पैरा पे प्लस m लगाता है और मेटा पे -i लगाता है। लेकिन बेसिक नेचर कौन बनाता है? डोनेटिंग ग्रुप। तो ज़्यादा बेसिक कौन होगा? ये होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3-4 चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे CH3, या चलो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ NH2, मेरे पास है यहाँ पे CH3, मेरे पास है यहाँ पे Cn, मेरे पास है यहाँ पे Cl, और मेरे पास है यहाँ पे Cl। और अगर कोई मुझे बोले बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, तो आपको ग्रुप्स को देखना है। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा, ये मेटा पे लगा है +i, ये पैरा पे लगा है -m, ये पैरा पे लगा है +m, और ये मेटा पे लगा है तो -i। तो ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज़्यादा होगा D का, फिर होगा B का, फिर होगा नो इफेक्ट, फिर होगा E का, और फिर क्या होगा? C का। तो आपको ये सारी बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। बाकी इसके क्वेश्चंस हम अपकमिंग जो सीरीज है, अच्छा अपकमिंग सीरीज के लिए आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारा मेन NCERT के चैप्टर्स खत्म होने वाले हैं, तो व्हाट डू यू वांट कि मैम डिटेल में कोई सीरीज स्टार्ट करी जाए, मिनी एक चैप्टर को हम लोग पर्टिकुलर सेक्शंस में डिवाइड करके करें, या हम क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज को स्टार्ट करें, या हम PYQs को स्टार्ट करें, या हम सैम्पल पेपर्स को स्टार्ट करें बोर्ड्स के या CUET के। तो आप जो भी चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल के जाना, ताकि उसके अकॉर्डिंग हम अपनी नेक्स्ट सीरीज को प्लान कर सकें और उसको स्टार्ट कर सकें। सो आई वुड लाइक एवरीबडी टू गिव देयर सजेशंस इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो बेसिसिटी का कंसेप्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म होता है। दिस ब्रिंग्स अस टू सर्टेन टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला टेस्ट है आपका, दैट इज योर कार्बिल अमाइन टेस्ट। ठीक है, अगर मैं कार्बिल अमाइन टेस्ट की बात करूं, तो कार्बिल अमाइन टेस्ट इज अ टेस्ट टू डिटेक्ट योर प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, क्या होगा? अगर मैम कोई प्राइमरी अमाइन है और इसके ऊपर मैम आपने CH, Cl3 और KOH डाला, तो यहां से बनता है बेटा RNC। दिस इज कॉल्ड आइसोसाइनाइड, अ फॉल्स स्मेल प्रोड्यूसिंग कंपाउंड। ठीक है, और बनता है KCl और बनता है वाटर। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पे सर्टेन ये रिएजेंट लिया, अगर ये एक प्राइमरी अमाइन है तो ये रिएक्ट करेगी, अगर सेकेंडरी टर्शरी है तो रिएक्ट नहीं करेगी, और प्राइमरी अमाइन यहाँ पे रिएक्ट करके बनाती है आइसोसाइनाइड, एंड दिस इज अ फॉल्स स्मेल प्रोड्यूसिंग कंपाउंड। गंदी स्मेल आ जाती है तो पता चल जाता है कि जो आपने अमाइन ली थी वो प्राइमरी है। तो केवल प्राइमरी अमाइन से ये टेस्ट देंगी, तो आप प्राइमरी अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रस एसिड के साथ टेस्ट। तो ये आपकी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एलिफेटिक अमाइन है RNH2, ये आपकी एलिफेटिक अमाइन है, इसके ऊपर आपने नाइट्रस एसिड डाला HNO2, तो याद रखना ये हमेशा क्या देगी? आपको एल्कोहल दे देगी। ठीक है, हमेशा यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट एन एल्कोहल, साथ में नाइट्रोजन गैस मिल जाएगी और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाएगा HCl। लेकिन वहीं अगर आपने एक एरोमेटिक अमाइन लिया ठीक है, और इसके ऊपर आपने नाइट्रस एसिड को डाला, तो यहाँ से बच्चों क्या बनेगा? हमेशा याद रखना यू विल बी गेटिंग डाइजोनियम सॉल्ट। और क्योंकि ये सॉल्ट है तो आप सभी लोगों को पता है ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होगा, साथ में नाइट्रोजन गैस तो निकलेगी, क्रिस्टलाइन इन नेचर होगा। तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपको कोई क्रिस्टलाइन सा स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन सा PPT बन रहा है, तो एक एरोमेटिक अमाइन आपने लिया, और अदरवाइज अगर आपका कुछ ऐसा नहीं बना तो आपने एक एलिफेटिक अमाइन लिया। तो अगर आपके पास क्योंकि दोनों प्राइमरी हैं, अभी अगर आपको दोनों प्राइमरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करना है, क्योंकि अगर प्राइमरी को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप कार्बिल अमाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगर दोनों ही प्राइमरी हैं और दोनों को डिस्टिंग्विश करना है फॉर एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, तो आप नाइट्रस एसिड के साथ दोनों का रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू इज योर हिंसबर्ग टेस्ट। दिस इज ऑल्सो अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। ठीक है, क्या होगा अगर आपके पास अमाइन है, ठीक है, और दिस इज कॉल्ड हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये क्या है? H+ को लेना चाहता है, तो यहां से ये क्या करेगा? इस H+ को ले लेगा, क्योंकि ये बेस है, ये H+ डोनेट करेगा, तो यहां से आपको क्या बन जाएगा? RNH
ठीक है, S डबल बॉन्ड O और ये, ठीक है, और साथ में H निकल गया और Cl निकल गया, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर फिर से बेस डालोगे दैट इज एक्वस NaOH, तो बेस क्या करेगा, फिर से H को लेगा और आपके पास एक और हाइड्रोजन है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, सॉल्युबल इन बेस। तो कोई भी प्राइमरी अमाइन के साथ अगर आप ये रिएक्शन करोगे तो रिएक्शन भी होगा और ये बेस में सॉल्युबल आपको प्रोडक्ट भी देगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर आप एक सेकेंडरी अमाइन ले लो R2NH, तो क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट तो बना लेगा, बट ये बेस के साथ इनसॉल्युबल हो जाएगा क्योंकि इसके पास एक ही हाइड्रोजन था और वो फर्स्ट स्टेप में यूज हो गया, ठीक है, तो सेकंड स्टेप में यूज नहीं होगा। और वहीं अगर आपने एक टर्शरी अमाइन लिया तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा क्योंकि इसके पास तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो हिंसबर्ग टेस्ट की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी रिएक्ट भी करेगी, बेस से सॉल्युबल प्रोडक्ट भी बनाएगी, सेकेंडरी रिएक्ट करेगी, सॉल्युबल प्रोडक्ट नहीं बनाएगी, और ये ना रिएक्ट करेगी ना ये प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है। तो आप सभी लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इस टेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए, दिस ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन। अभी आपने देखा, देखो एनिलीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये, और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है तो रिंग में आती है रेजोनेंस, और रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पे मूव करते हुए, ठीक है। तो ये मूव करेगा, जैसे जैसे ये मूव करेगा तो आपका नेगेटिव चार्ज रिंग पे रोटेट करेगा, ठीक है, और जैसे जैसे ये रोटेट करेगा ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है, इधर आ रहा है और इधर आ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है, ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना चाहूँ तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को एक ऐसी पोजीशन चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो कहाँ पे जाना चाहेगी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन उसको ज़्यादा मिले, ठीक है, बात समझ में आ गई है। चलिए, तो अगर मैं पहला केस उठाती हूँ, मेरे को ब्रोमिनेशन करना है, तो अगर मैंने एनिलीन के ऊपर डाल दिया ब्रोमीन वाटर, ठीक है, तो क्योंकि NH2 इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या कर देता है, ये ब्रोमीन को तीनों जगह लगा देता है और आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन मिल जाती है। क्या मिल जाती है, यू गेट अ ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है, यस। लेकिन मुझे तो मैम क्या चाहिए, मुझे तो ऑर्थो पैरा पे प्रोडक्ट चाहिए, मुझे पैरा वाला मेजर चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दिस इज अ प्रॉब्लम। अगर मैं ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन दूंगी तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करना है, और अगर मुझे इसको रिड्यूस करना है तो मुझे नाइट्रोजन के लोन पेयर को रिंग पे आने से रोकना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अगर आपने एनिलीन के ऊपर डाल दिया एसिटाइल ग्रुप, इसको एसिटाइलेशन करवा दो, ठीक है, एसिड क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन अब इसके साथ जुड़ गया है, ठीक है। तो पहले जो लोन पेयर नीचे आ रहे थे, अब वो लोन पेयर इधर जाने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है और रिंग पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा था। तो नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, अब अगर आप इसके ऊपर ब्रोमीन डालेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी तो जो नेगेटिव चार्ज है वो रिंग पे नहीं जा रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये आपको पैरा प्रोडक्ट दे देगा, क्योंकि अब रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर लिया गया है, कंट्रोल कर लिया गया है, ठीक है। उसके बाद जब आपको प्रोडक्ट मिल गया तो आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर दीजिए, आप H+ डाल दीजिए इसके ऊपर, और जैसे ही आप H+ डालेंगे तो ये ग्रुप हट जाएगा और आपको यहाँ से Br एज अ मेजर प्रोडक्ट और NH2 मिल जाएगा। तो जब भी ये प्रॉब्लम आएगी तो आपको 3 स्टेप में काम करना है। पहला स्टेप है एसिटाइलेशन टू रिड्यूस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग, दूसरा स्टेप है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरा स्टेप है डी प्रोटेक्शन, या आप उस ग्रुप को हटा रहे हैं जो आपने यूज किया, हाइड्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं इसको या डी प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको पैरा प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट चाहिए तो आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, अगर आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं चाहिए। अगर मैम नाइट्रेशन की बात करें तो इसमें भी एक दिक्कत है। देखिए, अगर आपके पास एनिलीन है और अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का इस्तेमाल कर लिया तो HNO3 या HNO जो आपका नाइट्रिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड,
ठीक है, नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एसिड है और ये बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन हो सकता है। बेस क्या करता है, H प्लस को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये बन जाता है NH3 प्लस, ठीक है। और जब ये प्लस बन गया तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बन गया है, तो ये क्या हो जाता है, मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। इसीलिए अगर आपने ऐसा रिएक्शन किया तो आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है, ऑर्थो पे NO2, पैरा पे NO2 और मेटा पर भी NO2। तो यू आर गेटिंग अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स, जिसमें अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो 47% आपको मेटा प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे अमाउंट में मिल रहा है, 51% आपको पैरा ही मिलता है। मतलब मेजर तो यही है बट काफ़ी ज़्यादा मेजर नहीं है, ऑलमोस्ट बराबर सी बात है। तो ये भी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये आपका देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना, ऑलरेडी इसको बिजी कर देना है। तो फिर से अगर आप इसका एसिटाइलेशन कर दें, ठीक है, तो ये क्या बना लेगा अगेन, अभी ये क्या बन गया, अब इसका आप क्या नहीं कर सकते हो, अब इसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आप इस केस में जब HNO3 डालेंगे और H2SO4 डालेंगे तो यहां से अब आपको पैरा प्रोडक्ट पे NO2 मिलेगा, और उसके बाद आप इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो आपको पैरा प्रोडक्ट ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन भी अगेन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट इज योर सल्फोनेशन रिएक्शन, नॉर्मल है। अगर आपके पास NH2 है और आपने इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया तो यहाँ पे बनेगा सल्फोनिलिक एसिड, SO3H जुड़ जाएगा और ये NH2 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, ज्विटर आयन हो सकता है, H प्लस का ट्रांसफर, जो बेस है वो H प्लस ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन सकता है आपका, दैट इज NH3 पॉजिटिव और SO3 नेगेटिव, तो ज्विटर आयन बन सकता है। तो ज्विटर आयन कौन से वाले केस में बनेगा, सल्फोनेशन में बनेगा। किस में बनेगा, सल्फोनेशन में बनेगा। तो ब्रोमिनेशन में प्रॉब्लम थी ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, नाइट्रेशन की प्रॉब्लम थी मेटा प्रोडक्ट, और सल्फोनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, वी गेट अ ज्विटर आयन, ठीक है। दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज योर डाइजोनियम सॉल्ट। अभी डाइजोनियम सॉल्ट मैंने आपको दिखाया था कि अगर आपने बेंजीन मतलब एनिलीन के ऊपर दैट इज HNO2 डाल दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट, दैट इज N2Cl। तो N2Cl काफ़ी सारी चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर आप इसके ऊपर डाल दें दैट इज CuCl2 HCl, CuBr2 HBr, CuCN HCN, तो यहाँ से मिलेगा आपको क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और सायानोबेंजीन, ठीक है, नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन। और इस रिएक्शन को बोला जाता है सैंड मेयर रिएक्शन। क्या बोल देते हैं इसको, सैंड मेयर रिएक्शन, ठीक है। वहीं अगर आपने इसके ऊपर Cu, ठीक है, CuHCl या CuHBr डाला तो यहाँ से अगेन आपको क्लोरो और ब्रोमो ही मिलेगा, बट अभी रिएक्शन का नाम बदल जाएगा। अब ये रिएक्शन कहलाएगा गेटमैन रिएक्शन, ठीक है, क्या कहलाएगा, गेटमैन रिएक्शन। वहीं अगर आपने इसके ऊपर दैट इज Ki डाला तो बनेगा आयोडोबेंजीन। अगर आपने इसके ऊपर HbF4 डाला तो बनेगा फ्लोरोबेंजीन। ये बनाना आसान नहीं है, इसीलिए हम इसको डाइजोनियम सॉल्ट से बनाना प्रेफर करते हैं, ठीक है। नेक्स्टली अगर मैम इसके ऊपर आपने डाल दिया H3PO2, ठीक है, क्या डाल दिया, H3PO2, ठीक है, दैट इज आप इसका क्या करना चाहते हैं, रिडक्शन करना चाहते हैं, तो या फिर आप इस पे इथेनॉल भी डाल सकते हैं। दोनों ही केस में पूरा रिड्यूस होकर आपको क्या दे देगा, बेंजीन। अगर आपने इसके ऊपर बेटा वाटर डाल दिया तो यहाँ से ही आपको डायरेक्टली देगा फिनॉल। याद करिए फिनॉल की एक प्रिपरेशन में हमने इसका इस्तेमाल किया था, ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फिनॉल। अगर आपने इसके ऊपर HbF4 NaNO2 कॉपर और हीट कर दिया तो यहाँ से बच्चों क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। तो काफ़ी ज़्यादा कन्वर्जन्स में हम इसका इस्तेमाल
कर सकते हैं। तो इनमें से सारे कंपाउंड्स बनाने के लिए आप डाइजोनियम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, साइनोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन, फिनॉल, नाइट्रोबेंजीन, इन सबको बनाने के लिए डायरेक्टली आप डाइजोनियम सॉल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। सो इसीलिए ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड माना जाता है। ठीक है, लास्ट इज योर एजोडाइट टेस्ट। अब देखिए, अगर डाइजोनियम सॉल्ट है तो डाइजोनियम सॉल्ट इज दिस, ठीक है। N2 पॉजिटिव इज योर डाइजोनियम सॉल्ट, Cl तो नेगेटिव निकल जाएगा, तो इट्स बेसिकली एन इलेक्ट्रोफाइल। और अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल डालूंगी तो मैं किसी ऐसे ग्रुप पे डालूंगी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कर सके, और वो कौन शो करेगा? जो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को कैरी करेगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ से ये पैरा पे जुड़ जाएगा और ये निकल जाएगा, और यहाँ से जो आपको प्रोडक्ट बच्चों मिलता है वो क्या होता है? दैट इज और इसको बोलते हैं एजो डाई। इसको क्या बोलते हैं? एजो डाई। ये कौन से कलर की होती है? दो, मतलब ये वो कोई भी रिएक्शन ऐसा शो कर देगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसे बोलते हैं येलो कलर की होती है। दिस इज पैरा अमीनो एजोबेंजीन। पैरा पे अमीनो लगा है, एजोबेंजीन। वहीं आप ये रिएक्शन किसके साथ और भी किसी भी ग्रुप के साथ कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास फिनॉल है, तो फिनॉल भी दे देगा क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ से भी आपका HCl निकलेगा, ठीक है। यहाँ भी आपका HCl निकलेगा और यहाँ से आपको एक और डाई मिल जाएगी, और ये ऑरेंज कलर की होगी, ठीक है। तो फिनॉल के साथ ऑरेंज कलर की डाई मिलती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, एनिलीन के साथ येलो कलर की डाई मिलती है। अगर आप यहाँ पे इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन करें तो आपको रिएक्शन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करेगी एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ ही, क्योंकि जब रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तभी तो रिएक्शन होगा, तभी तो ये आपका पैरा पोजिशन पे जुड़ेगा। सो दैट इज टेक्निकली द समरी ऑफ द एंटायर चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों के लिए रहेगा कि आपको सारी प्रिपरेशंस आनी चाहिए, आपको बेसिक नेचर आना चाहिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आना चाहिए, जितने भी हमने टेस्ट पढ़े हैं वो सारे आने चाहिए, और मोस्टली डाइजोनियम सॉल्ट के रिएक्शन आने चाहिए। आप मान के चलिए इन्हीं टॉपिक से आपको 15 से 20 नंबर कहीं नहीं गए आपके पेपर के अंदर। लेकिन मैम याद कैसे होगा? आपने मेरे साथ अभी आई थिंक हमने आधा पौने घंटे में पूरा रिवाइज करा है। आप क्लास मतलब सेशन देखा आपने, उसके बाद आप ब्लैंक शीट पे लिखने की कोशिश करें आपने कितनी चीज़ों को रिटेन करा है। हो सकता है आप अभी कम रिटेन करो, बट बाय द टाइम आप इस प्रैक्टिस को इंक्रीज करोगे, बार बार लिखोगे, बिना देखे लिखने की कोशिश करोगे, तो आपको चीज़ें याद होने लगेंगी। लेकिन बिना लिखे अगर आप सोचेंगे कि आपको ऑर्गेनिक याद हो जाएगा, सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, राइट। सो मेक श्योर करिए कि आप ये जो वीडियोज़ जो सेशंस हम यहाँ पे कर रहे हैं वो स्पेशली आप लोगों के लिए कर रहे हैं, उनका आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा रहे हैं, मैक्सिमम आप उनको देख रहे हैं, मैक्सिमम उनसे चीज़ों को सीख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, और अपने लिए जो अपना जो पाथ है उसको थोड़ा आसान कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज़ इट। ये सेशन यहाँ पे एंड होता है। आपको मैं इसके नोट्स टेलीग्राम पर दे दूंगी। और दूसरी बात, एक ही चैप्टर बच रहा है NCERT का, तो वैसे दैट इज़ योर बायोमोलिक्यूल्स। सो लेट्स सी, उसको भी एक बार हम लोग कर लेते हैं कवर अप, लेकिन उसके बाद वील बी स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज। तो आई वुड लाइक टू हेयर योर सजेशंस, और ये सीरीज़ ने आपको कितना हेल्प करा ये भी मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। इट टेक्स अ सेकेंड टू कमेंट, बट इट मोटिवेट्स द अदर पर्सन अ लॉट, ठीक है। सो आई वुड बी वेटिंग टू रीड योर कमेंट्स, एंड चैनल पे नहीं है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा वी विल स्टार्ट गिविंग मोर कंटेंट, और चीज़ों को आगे लेके चलेंगे ताकि आपकी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग हम लोग मिलके कर सकें, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट बच्चों। डू लाइक, शेयर द सेशन एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।